चलो स्टार्ट करें। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अलग अलग लाइंस के बारे में पढ़ा है ना। डायमंड, बार्मर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, हेनफ्रे, ये अलग अलग लाइंस होती है और इनमें भी रेबर्ग फार्मूला का यूज करते हुए किस तरह से कोई भी जो लाइन होती है, लाइमन की, बार्मर की, पाशन की, ब्रैकेट की, हेनफ्रे की, इन लाइंस की वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं। ये हमने देखा। लाइमन की फर्स्ट लाइन कौन सी होगी? 2 से 1 में जाने वाली। लाइमन की सेकंड लाइन कौन सी होगी? 3 से 1 में जाने वाली है ना। लाइमन की सबसे, देखो एक और चीज ध्यान रखिए यहां पर, जितना बड़ा जंप होगा उतना ही एनर्जी ज्यादा होगा। जितना एनर्जी ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा होगा, तो वेवलेंथ उतना ही कम होगा। समझ में आई बात? जितना ज्यादा जंप होगा, जैसे मैं यहां पर देखूं इसमें लाइमन की जो पहली लाइन है ना, देखो इनका भी नाम तगड़ा होता है, अजीब सा होता है। ये क्या होता है इनका नाम? लाइमन की जो पहली लाइन है इसको एल अल्फा बोल देते हैं। लाइमन की जो पहली लाइन क्या बोलते हैं इसको? एल अल्फा। दूसरी लाइन को एल बीटा, तीसरी को एल गामा, ऐसे चौथी को एल डेल्टा, ऐसे नाम दिया जाता है ना। तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, अब एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा यहाँ पे है। मान लाइमन की एल अल्फा हो गई, ये लाइन, तो ये एल बीटा, ये एल गामा, ये एल डेल्टा, है ना। जैसे जैसे ये गैप बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, लेकिन वेवलेंथ कम हो गया ना। तो बताओ, एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा, एल डेल्टा, इनमें से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? हम्म जिसका जंप सबसे कम होगा ना, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो इनमें देखो वेवलेंथ का जो ऑर्डर आता है ना, कि लैम्डा ऑफ एल अल्फा सबसे क्या होगा? ज्यादा होगा। फिर लैम्डा ऑफ एल बीटा आ जाएगा, फिर लैम्डा ऑफ एल गामा, ऐसे चलता रहेगा। समझ में आई बात? क्लियर ये चीज? और यही चीज बाल्मर सीरीज के लिए, बाल्मर का मान लो कोई गया बी अल्फा, बी बीटा, बी गामा, गी, तो जो सबसे कम जंप है उसका वेवलेंथ क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सबसे कम जंप लिया है तो उसमें एनर्जी ट्रांजिशन क्या है? कम है, तो वेवलेंथ क्या होगा? सबसे ज्यादा। समझ में आई बात? तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है इन ट्रांजिशंस के लिए। क्लियर है ये बात? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तो ये एक ऑर्डर ध्यान रखना है, लाइमन, बार्मर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, एंफ्रे में। और ये भी ध्यान रखना, देखो आगे वैसे पढ़ेंगे अपन एनर्जी ट्रांजिशन वाला फॉर्मूला जब देखेंगे। तो यहां तक देखो हमने बहुत कुछ देखा, समझा। किसके बारे में? हमने नील्स बोहर के एटॉमिक मॉडल को समझने से पहले बहुत सारी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, उन सब चीजों को हमने एक एक करके देखा। क्लियर है? अब हम नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल एक्चुअल में समझ सकते हैं। भाई देखो, बहुत सारे बच्चे जो है यही कोशिश करते हैं कि उसके कुछ एक जो फॉर्मूले हैं बोहर के मॉडल के, वो हम याद कर लें, और बोहर के मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स जो हैं वो याद कर लें कि बस बोहर का मॉडल हमें समझ में आ गया। ऐसा नहीं। बोहर का मॉडल बड़ा गहरा मॉडल है, बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है। बोहर का मॉडल रदरफोर्ड की जो कमियां थी मॉडल की, उन कमियों को दूर करने वाला मॉडल है। रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां क्या थी? सबसे बड़ी कमी तो क्या थी कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो वो कंटिन्यूसली क्या इमिट करता रहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इमिशन करता रहता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इमिशन करता रहेगा तो धीरे 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 उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो धीरे धीरे वो किस में फॉल हो जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाएगा। और इस तरह से तो एटम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अब ये बात जो है बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, रदरफोर्ड के मॉडल था। रदरफोर्ड ने भी यही बताया, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किस में चक्कर लगाते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट में। तो नील्स बोर ने ही ऐसे ही कुछ बातें बताई, लेकिन उसने कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिए, है ना। तो वो एक्सप्लेनेशन के साथ साथ अपन शुरू करते हैं आज नील्स बोहर मॉडल। नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल। नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल। नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल। हम्म नील्स बोहर के एटॉमिक मॉडल की क्या खासियत थी? इसने बोहर के मॉडल की कमियों को दूर किया था।
कैसे दूर किया था उसको अपन समझने वाले हैं, उसको अपन अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। देखो सबसे बड़ी जो कमी थी वही थी कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेगा तो वो क्या करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी टाइम के साथ, और वो एक दिन न्यूक्लियस में समा जाएगा। तो बोहर के मॉडल के देखो पोस्टुलेट्स क्या थे, पोस्टुलेट्स यानी कि मेन पॉइंट है ना, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स बोहर के मॉडल के क्या क्या थे। सबसे पहला पोस्टुलेट, इसी पोस्टुलेट ने क्या किया था, बोहर के मॉडल ने न्यूक्लियर जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसकी कमी को दूर किया। तो पहली बात तो वही सेम, रदरफोर्ड ने जो जो पॉइंट बोले थे वो सारे बोहर ने भी माने कि इलेक्ट्रॉन जो होता है रिवॉल्व अराउंड, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, जस्ट लाइक नील्स बोर। नील्स बोर ने जैसा बताया था, इसने भी क्या बोला, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस बात को एक्सेप्ट करने में, बिल्कुल रदरफोर्ड ने सही बात बोली थी, है ना। लेकिन उसने बोला कि इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स, इसने यहाँ पे क्या बोला देखो ध्यान से समझना, इसने केवल ऐसे नहीं बोला इन सर्कुलर ऑर्बिट, इसने बोला इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन जो है केवल फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही चक्कर लगाता है, इन विच एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन विच एनर्जी, और ऐसी ये सर्कुलर ऑर्बिट कोई ऐसे नहीं होती रैंडमली, है ना। इन सर्कुलर ऑर्बिट की खासियत होती है, वो खासियत क्या है कि इन ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट इन विच एनर्जी ऑफ orbits do not change with time, not change with time। ये ऐसी सर्कुलर ऑर्बिट्स होती है जिसमें एनर्जी टाइम के साथ नहीं बदलती है। समझ में आई बात, जिसमें एनर्जी क्या होती है टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, ये ऐसी सर्कुलर ऑर्बिट्स होती है। अब एनर्जी अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी क्या, नहीं होगी, ना तो कम होगी ना ज्यादा होगी, तो क्या करेगा, न्यूक्लियस में नहीं फॉल होगा। समझ में आई बात। ऐसी ऑर्बिट्स को टेंजिबल ऑर्बिटल भी बोलते हैं, है ना। अगर आपको मान लो एक कोई फिक्स सर्कुलर पाथ में फिक्स कर दिया जाए कि ना तो सर्कुलर पाथ के बाहर जाना है ना सर्कुलर पाथ के अंदर आना है, तो ऐसे जो फिक्स ऑर्बिट्स होती है उनको टेंजिबल ऑर्बिट्स बोलते हैं, है ना। लेकिन टेंजिबल ऑर्बिट्स कोई वर्ड इतना पॉपुलर नहीं है, पर इतना ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन केवल ऐसे ही सर्टेन ऑर्बिट्स में चक्कर निकालता है जिसमें उसकी एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है ना। अच्छा, फिर बोहर से पूछा गया कि भाई ऐसी ऑर्बिट में ऐसा क्या है कि इन ऐसी स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में ऐसा क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा है पर उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही। भाई ईएम रेडिएशन का एमिशन क्यों नहीं कर पा रहा या फिर क्यों उसकी चेंज नहीं हो रही, ऐसा उससे पूछा गया। तो उसने उसका पता है क्या कारण दिया, उसने कारण दिया कि ये जो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स होती है इनकी एक खासियत है, इन ऑर्बिटल्स के लिए जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है, क्या एंगुलर मोमेंटम, वो h/2 का मल्टीपल इंटीजर होता है। तो यहां पे दूसरा पॉइंट क्या बोला गया, फॉर सच ऑर्बिट्स, फॉर such orbits angular momentum of electron is multiple integer of h/2 ऐसी ऑर्बिटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, h/2 का मल्टीपल इंटीजर होता है। क्या मतलब इस बात का, देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये होता है mvr, क्या होता है mv इंटू आर। m क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v हो गया इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और r हो गया इलेक्ट्रॉन का रेडियस।
मान लो किसी सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर निकाल रहा है ऐसे, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए चक्कर निकाल रहा है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो तो है एम, जो वेलोसिटी है वो है v, और इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में चक्कर निकाल रहा है उसका जो रेडियस है वो है मान लीजिए r। इसका रेडियस तो है r, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का v, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है me। तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, mvr होता है। तो ये mvr जो है ये क्या होता है, n टाइम्स h अपॉन 2 पाई होता है। जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल इंटीजर होगा। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिटल्स में क्या करेगा, उन्हीं ऑर्बिट्स में क्या करेगा, चक्कर निकालेगा जिनमें इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल इंटीजर होता है। आई बात समझ में, ये हमें पॉइंट ध्यान में रखना है। अब बोहर से पूछा गया इसका प्रूफ क्या है भाई, तुमने बात बोल तो दी कि भाई इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिटल्स में चक्कर लगाएगा जिनके लिए उनका एंगुलर मोमेंटम क्या है, h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल इंटीजर है। पर कैसे, कैसे बता पा रहे हो ये बात, क्यों बता पा रहे हो ऐसी बात, ऐसा क्या है उन ऑर्बिट्स में कि उनका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल इंटीजर। तो इस चीज का प्रूफ दिया, ये जो दूसरा पॉइंट बोला गया ना, इसमें बोहर ने इसका प्रूफ दिया। ये प्रूफ कैसे दिया, इस प्रूफ को क्रिएट करने के लिए बोहर ने क्या लिया, इलेक्ट्रॉन को डुअल नेचर माना। बोहर ने क्या माना, इलेक्ट्रॉन हैव डुअल नेचर। इसने क्या माना, इलेक्ट्रॉन हैव डुअल नेचर। इसने ये माना कि हमें ये यहां पे मानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, डुअल नेचर है, द्वैत प्रकृति है, यानी कि वो वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है और किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है। समझ में आई बात। तो देखो इसका प्रूफ कैसे आता है, हाइजेनबर्ग, ये जो डी ब्रोगली का फॉर्मूला है लैम्डा बराबर h अपॉन 2 पाई, h अपॉन mv, उसका यूज करते हुए अपन ये फॉर्मूला डेराइव करते हैं, ये नोट कर लिया। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास, वेलोसिटी और रेडियस का मल्टीप्लायर होता है। अभी आप 11th क्लास के लिए ये ध्यान रख सकते हो, बाकी तो फिजिक्स में अपन इसको बहुत डिटेल में समझते हैं। आगे बढ़े। अब देखो इस फॉर्मूले का देखो प्रूफ क्या है। बोहर ने कहा कि जो आपका न्यूक्लियस है, जो आपका क्या है, न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के आगे इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करेगा, वेव की तरह बिहेव करेगा ना। तो वेव की तरह बिहेव करेगा तो परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट की बजाय उसकी जो सर्कुलर ऑर्बिट होगी उसकी शेप कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव की तरह चलता हुआ आएगा ना इसके पास से। इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलता चलता क्या करेगा, इस सर्कुलर ऑर्बिट को पूरा करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा बिहेव कर रहा है, वेव की भी तरह बिहेव कर रहा है ना। तो बोहर ने यही कंसीडर किया कि अगर हम ये माने कि इलेक्ट्रॉन कैसा बिहेव कर रहा है, वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो इस सर्कुलर ऑर्बिट में जिसकी रेडियस r है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वेव की तरह बिहेव करेगा। तो मान लीजिए एक जो वेवलेंथ है वो तो हो गई अपनी लैम्डा, कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा। अब देखो इस सर्कुलर ऑर्बिट की जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस क्या हो गई, पूरी सर्कमफेरेंस की जो लेंथ है, सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई r होती है ना। तो यहां पे हम ये लें कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट की सर्कमफेरेंस कितनी बराबर हो जाएगी, 2 पाई r के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, 2 पाई r के बराबर हो जाएंगे सर्कमफेरेंस। ये जो सर्कमफेरेंस है 2 पाई r क्या है, ये 2 पाई r सर्कमफेरेंस है। बोहर ने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करे, किसकी तरह, वेव की तरह, तो उसकी जो सर्कमफेरेंस है इलेक्ट्रॉन की, ऑर्बिटल पाथ की, ऑर्बिट पाथ की, वो लैम्डा का क्या मल्टीपल इंटीजर नहीं होना चाहिए, है ना भाई। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होगी, या तो लैम्डा के बराबर, या 2 लैम्डा के बराबर, या 3 लैम्डा के बराबर, या फिर 4 लैम्डा के बराबर। और वही इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितने पाथ में स्प्रेडेड है, सर्कमफेरेंस के बराबर पाथ में फैली हुई है ना भाई। इलेक्ट्रॉन पूरा कहां फैला हुआ है, पूरे के पूरे सर्कुलर ऑर्बिट में फैला हुआ है भाई। वेव का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। क्या मतलब होता है वेव का, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। पार्टिकल का मतलब क्या,
एक बाउंड्री में कोई एग्जिस्टेंस हो। अब इलेक्ट्रॉन अगर पूरे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो पूरे सर्कुलर पाथ में क्या होगा, फैला हुआ होगा, स्प्रेडेड होगा। तो वहां पे जब वो सर्कुलर पाथ में स्प्रेडेड है तो सर्कुलर पाथ की पूरी सर्कमफेरेंस जो होगी वो वेवलेंथ के किसी मल्टीप्लायर के बराबर होनी चाहिए। तो 2 पाई आर किसके बराबर होना चाहिए, एन लेमडा के बराबर होना चाहिए ना भाई। ये 1.5 लेमडा थोड़ी ना हो सकता है, इलेक्ट्रॉन या तो एक हो गए या दो होंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है उसके वेवलेंथ की वैल्यू तो लैम्डा होगी या फिर 2 लैम्डा होगी या 3 लैम्डा होगी। ऐसा तो नहीं है डेड लैम्डा 3/2 लैम्डा 4/2 लैम्डा, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई आर लैम्डा का मल्टीप्लाई इंटीजर होगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी समझ सकते हैं अपन, पर वो थोड़ा आगे की चीजें हैं। लेकिन अभी ये ध्यान रखिए 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या होगा, एन लैम्डा। अब हम जानते हैं कि जो हमारा डुअल नेचर वाला फॉर्मूला है वो क्या होता है, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी होता है ना। हमारा डी ब्रोगली ने फॉर्मूला क्या दिया, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। इस फॉर्मूले की वैल्यू को इसमें रख देते हैं तो 2 पाई आर किसके बराबर हो जाएगा, एन टाइम्स लैम्डा क्या रख दिया, एच अपॉन एम वी रख दिया। इस एम वी को इधर मल्टीप्लाई किया तो एम वी आर किसके बराबर हो जाएगा, एन टाइम्स एच अपॉन 2 पाई के बराबर हो जाएगा। तो एम वी आर किसके बराबर हो जाएगा, एन टाइम्स एच अपॉन 2 पाई के बराबर हो जाएगा। ये आ गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना होता है, एच अपॉन 2 पाई का मल्टीपल इंटीजर होता है। आया या नहीं आया डेरिवेशन, देखो सिंपल सा छोटा सा डेरिवेशन है ना, इन दोनों फॉर्मूलों का कॉम्बिनेशन है ये एम वी आर बराबर एन टाइम्स एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, नोट कर लीजिए। एच अपॉन 2 पाई का मल्टीपल इंटीजर हो गया, समझ में आया, ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट जो था बोहर के मॉडल का वो ये था। तीसरा पॉइंट देखो क्या कहता है बोहर का मॉडल, कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर में जंप करता है तो एनर्जी रिलीज करता है फोटॉन्स के फॉर्म में। देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये पॉइंट उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के सराउंडिंग में अलग अलग एनर्जी लेवल्स में होता है। क्या होता है, अलग अलग एनर्जी लेवल्स में होता है। और इलेक्ट्रॉन जब भी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जंप करता है तो वो क्या करता है, एनर्जी का इमिशन करता है। किस फॉर्म में, फोटॉन्स की फॉर्म में। ठीक है, जब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में, 1 क्या है, सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल है, 2 क्या है, 3, इससे क्या हो रहा है, एनर्जी लेवल बढ़ रहे हैं। तो हाई एनर्जी लेवल से जब लो एनर्जी लेवल में जंप करता है तो क्या करता है, फोटॉन्स का या एनर्जी का इमिशन करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब लो से हाई में जाता है, किस में जाता है, लो से हाई में जाता है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। भाई हाई से लो में आ रहा है तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज। और लो से हाई में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो लो से हाई में जाने के लिए वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ भाई बात। ये तीसरा पॉइंट था बोहर के मॉडल का, कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो, it emits energy in photons, it emits energy in photons, and when it jump from low to high, it absorb energy, it absorb energy। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब हाई से लो आता है तब तो एनर्जी रिलीज करता है, जब लो से हाई जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और जनरली अपन कौन से एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें अगर, तो क्या होता है, हाई से लो की तरफ जाएगा तो क्या करेगा, पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम लाइंस का एमिशन करेगा। तो ये 3 पॉइंट थे। अब देखो
इन 3 पॉइंट्स की सहायता से क्या हम इस बात को क्लियर कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो टेंजिबल ऑर्बिट्स में होएगा, टेंजिबल ऑर्बिट्स में होएगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, वो कंटिन्यूसली क्या होगा, फिक्स ऑर्बिटल्स में चक्कर ही लगाता रहेगा, वो न्यूक्लियस की तरफ नहीं आ पाएगा। समझ रहे हो बात को? इसमें नहीं आ पाएगा ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ, तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो ये हमारा बोहर का मॉडल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब बोहर के मॉडल से बोहर ने अपने इस मॉडल में कुछ फॉर्मूले भी दिए। क्या दिए? कुछ फॉर्मूले दिए। वो फॉर्मूले क्या थे? फॉर्मूला फॉर रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी। फॉर्मूला फॉर रेडियस, कॉमा, वेलोसिटी एंड एनर्जी, ये कुछ फॉर्मूले दिए। इन फॉर्मूला का डेरिवेशन हम कर सकते हैं, लेकिन 11th क्लास की केमिस्ट्री के हिसाब से इनके डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखते, है ना। इसने क्या लिए दिए? फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। क्या दिया? फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम्स जो होते हैं ना, जिसमें क्या हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन लाइक एटम कौन होता है? फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, ऐसे एटम्स जिनमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे एटम्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो देखो हाइड्रोजन हो गया, या फिर हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बन गया, वो हीलियम प्लस बन गया ना। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और लिथियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या बच जाएगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो ये इस तरह के जो एटम्स होते हैं उनके लिए उनके लिए कुछ फॉर्मूले दिए गए। वो फॉर्मूले क्या थे? जो रेडियस का फॉर्मूला होता है, किसी भी एनर्जी लेवल की रेडियस का फॉर्मूला आर, ये क्या होता है? ये होता है आर इज इक्वल टू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग एन अपॉन में जेड। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग एन अपॉन में जेड। ये किसका फॉर्मूला है? रेडियस का फॉर्मूला। यह है फॉर्मूला फॉर रेडियस। अब एन की वैल्यू रख के कोई भी जो एनर्जी लेवल है, कोई भी ऑर्बिट है, उसकी रेडियस निकाल सकते हो। जेड क्या हो गया यहाँ पे? एटॉमिक नंबर। एन यहाँ पे हो गया, एन तो क्या है यहाँ पे? एनर्जी लेवल। और जेड हो गया एटॉमिक नंबर। ठीक है, एन तो है एनर्जी लेवल और जेड है यहाँ पे एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये रेडियस का फॉर्मूला हो गया। और देखो फॉर्मूले देखते हैं बोहर के मॉडल के। नोट कर लिया? ठीक है, रेडियस फॉर्मूले में एक चीज यहाँ पे, रेडियस में ये एन स्क्वायर अपॉन जेड आता है, ये ध्यान रखना ना, यहाँ पे स्क्वायर आता है, एन स्क्वायर अपॉन जेड। रेडियस वाले फॉर्मूले में ऊपर एन स्क्वायर आता है, नीचे जेड आता है।
फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू, किसी को याद है? ये होता है 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड इंटू z/n। क्या होता है ये? किसके लिए? कौन सा? रेडियस का? वेलोसिटी में क्या आता है? z² और n² आता है। दिखाओ। रेडियस का तो देखो n² रहता है, और वेलोसिटी का होता है z/n ही रहता है। 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड इंटू z/n ही रहता है। और एनर्जी के लिए ये रहता है z²/n²। एनर्जी के लिए होता है फॉर्मूला। ये तो होता है वेलोसिटी के लिए, z/n। और अगर एनर्जी के लिए देखें, ये क्या होगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फिर एनर्जी के लिए देखें, जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में, टोटल एनर्जी ई टोटल, ये होती है माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z² में n²। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बोहर के ऑर्बिटल में। ये सारे डेरिवेशन हम फिजिक्स की 12th क्लास में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं। ये क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z²/n² हो गया। अब यहां पे इसके अलावा देखो और फॉर्मूले क्या चलते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है टीई, ये बराबर होती है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के, और बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी के हाफ के। किसके बराबर होती है? ये टोटल एनर्जी जो होती है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के हाफ के बराबर होती है। या फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है खाली इलेक्ट्रॉन की। अभी देखो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, फिजिक्स जब पढ़ते हैं 12th क्लास ये तभी क्लियर होते हैं, बस अभी 11th केमिस्ट्री के हिसाब से फॉर्मूला याद रखने। पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये बराबर होती है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। अगर हम टोटल एनर्जी, ये टीई हो गई, यहाँ पे ये जो टोटल एनर्जी है उसी के फॉर्मूले हैं। ये दो फॉर्मूले और हमें ध्यान में रखने, कोई क्वेश्चन हो तो हम सॉल्व करने में काम में ले सकते हैं। इनके डेरिवेशन हम फिजिक्स पढ़ने के बाद ही सीख सकते हैं। पी मतलब तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ऑफ इलेक्ट्रॉन, और के मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। के हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पी हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बोहर के मॉडल के कुछ फॉर्मूले हैं जो ध्यान में रखने हैं। और देखो बोहर ने क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जंप करता है ना, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है किसी हाई एनर्जी लेवल एल इनिशियल से लो एनर्जी लेवल किसी एन फाइनल में जंप किया। ये एल इनिशियल से किस में जंप कर रहा है? एन फाइनल में जंप कर रहा है। तो यहां पे देखो इनिशियल एनर्जी तो कितनी होगी उसकी? माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z² एन इनिशियल का स्क्वायर। और यहाँ पे फाइनल में कितनी हो जाएगी एनर्जी उसकी? ई फाइनल माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z² एन फाइनल का स्क्वायर, ये हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन इनिशियल से कोई फाइनल एनर्जी लेवल में जंप करता है तो यहाँ पे जो चेंज इन एनर्जी आती है डेल्टा ई, ये क्या हो जाएगा? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल आ जाएगा। ये क्या है? चेंज इन एनर्जी। ये क्या है? चेंज
इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप। कहां से जंप करेगा? हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जंप करेगा। तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या आएगी? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल करेंगे। ई फाइनल कितना? माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर, माइनस में माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर। इधर माइनस अंदर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इससे देखो फॉर्मूला जो बनेगा ये बन जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर। ये कॉमन ले लेते हैं माइनस को भी अंदर भेज देता हूं। तो इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ब्रैकेट में देखो क्या आ जाएगा, वन अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। बताओ बना या नहीं बना? ठीक है। हाँ, ये देखो फॉर्मूला किस चीज के लिए यूज हो रहा है, इस फॉर्मूले का ये क्या हम डेराइव कर रहे हैं? रेबर्ग फॉर्मूला वापस। रेबर्ग फॉर्मूले में यही तो आया था। रेबर्ग फॉर्मूला क्या था? इंपेरिकल फॉर्मूला था, लेकिन ये क्या है? डेराइव्ड फॉर्मूला। और बोहर के मॉडल की खासियत ये बात है कि रेबर्ग ने जो फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट से बनाया था वही फॉर्मूला बोहर ने अपने डेरिवेशन से बना दिया था। इसीलिए बोहर का मॉडल बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। हम डेल्टा ई को लिख सकते हैं एच न्यू, क्योंकि जो एनर्जी रिलीज हुई है मान लो किस फॉर्म में रिलीज हुई? किसी फोटोन के फॉर्म में रिलीज हुई है ना। एनर्जी जो रिलीज हुई वो फोटोन के फॉर्म में रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज इन फॉर्म ऑफ फोटोन, एनर्जी रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ फोटोन। तो डेल्टा ई बराबर क्या हो गया? एच न्यू के बराबर हो गया। या फिर एच न्यू को क्या लिख सकते हैं? एच सी अपॉन क्या लेमडा नहीं लिख सकते? एच न्यू को न्यू क्या हो गया? सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 13.6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं वापस जूल में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ जो कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका मल्टीप्लाई कर दिया। और हमने जेड बराबर 1 ले लिया फॉर हाइड्रोजन एटम। किसके लिए ले रहे हैं? हाइड्रोजन एटम के लिए जेड बराबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 1। तो 1 का स्क्वायर हो गया, ये 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर है। अब देखो इस फॉर्मूले को जब सिंप्लीफाई किया, एच की वैल्यू क्या हो गई? एच की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट वही 6.63 इंटू 10⁻⁻⁻ में 34। सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जब वैल्यूज रखी तो 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू बड़े सरप्राइज के साथ जो अपना बोहर है उसको भी कितना मिला? वही मिला 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर। ये वैल्यू लगभग उसको भी मिली। किसको? बोहर को। तो बोहर बड़ा सरप्राइजिंग हुआ और बोहर ने बोला कि नहीं, रेबर्ग ने जो फॉर्मूला दिया है वो सही दिया है। और ये क्या फॉर्मूला हुआ? ये डेराइव्ड फॉर्मूला हुआ। ये क्या हुआ? डेराइव्ड फॉर्मूला। साइंस में दो तरह के फॉर्मूला होते हैं, एक तो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है और एक क्या होता है? डेराइव्ड। इंपेरिकल फॉर्मूला जो प्योर एक्सपेरिमेंट के डेटा से आया है, जो प्योर किसके डेटा से आता है? एक्सपेरिमेंट के डेटा से, वो क्या होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला। लेकिन जो इक्वेशंस का यूज करके डेराइव किया जाता है, इक्वेशंस का यूज करके जो क्रिएट किया जाता है वो क्या होता है? डेराइव्ड फॉर्मूला होता है। तो बोहर ने जो रेबर्ग ने एक्सपेरिमेंट से फॉर्मूला दिया था, बोहर ने उसी फॉर्मूले को क्या कर दिया? डेराइव कर दिया। इसीलिए बोहर का मॉडल बड़ा प्रचलित हुआ, बोहर का मॉडल बढ़िया तरीके से एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, तो ये डेराइव्ड फॉर्मूला हुआ बोहर का। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए ये।
आगे बढ़े। आई बात समझ में? आगे बढ़े। तो बोहर के मॉडल के ये फॉर्मूले हैं। देखो इन फॉर्मूले का यूज करके हम कोई भी ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हैं, उस ऑर्बिट में वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उस ऑर्बिट में टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, उस ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। अभी ये फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वापस जूल में बदलना हो तो इसको 1.6 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करो तो वो वैल्यू किस में आ जाएगी? जूल में आ जाएगी। समझ में आई बात? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे बोर के मॉडल के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन क्या होते हैं? जैसे पहला क्वेश्चन है, मान लो फाइंड आउट रेडियस ऑफ सेकंड हाइड्रोजन एटम ऑर्बिट। हाइड्रोजन एटम ऑर्बिट, जो हाइड्रोजन एटम की सेकंड ऑर्बिट है उसकी रेडियस क्या होगी, हमें वो पता लगानी है। तो फॉर्मूला क्या है रेडियस का? रेडियस का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग n स्क्वायर अपॉन में जेड। किसके लिए निकालनी है? हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर कौन सी ऑर्बिट की निकालनी है? सेकंड। तो n बराबर क्या हो गया? 2। तो R कितना हो जाएगा? 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग इंटू n स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर अपॉन जेड हो गया 1। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.529 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 9 चौक 36, 3 3 4 दूनी 8 और 3 11, 1 3 5 चौक 20 और 3 5 चौक 20 और 1 21, 1.2। तो 2.116 आर्मस्ट्रॉन्ग ये हमारा आंसर आ जाएगा। रेडियस का वैल्यू आया ना? अब इसी में ही अगर आपको वेलोसिटी निकालनी होती, ऑल्सो फाइंड आउट, जैसे ऑल्सो फाइंड, इसी में वेलोसिटी पता लगानी है, इसी में हमें टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी पता लगानी है। कौन से? हाइड्रोजन एटम की सेकंड ऑर्बिट में। तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू क्या हो जाएगा? क्या होता है फॉर्मूला? जेड बाई एन ना। तो वैल्यू रख देते हैं 2.18 इंटू 10⁻⁶, जेड हो गया 1, एन हो गया 2। तो क्या आ जाएगा? 1.09 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया। टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालिए, ट्राई कीजिए। बोहर के मॉडल के क्वेश्चंस और भी बहुत सारे हैं, वो भी अपन लेंगे। इसके बाद में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ना? नेक्स्ट 1-2 क्लास में ये पूरा कर देंगे अपन। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं।